रिकॉर्डिंग उनके पास नहीं चलो। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैंने सुना आप लोगों की कोई प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग योर अटेंडेंस। यस मैम। मैम 24 कितने लेक्चर्स में आई है बेटा? मैम एक ही लेक्चर है 24th का। जिस दिन बहुत ज्यादा वो कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी। यस मैम। बेटा वो हम कर रहे हैं। फार्मा की है, पैथो की नहीं आ रही। अच्छा, पैथोलॉजी की अभी तो अपलोड ही नहीं पैथो हुई। की अभी अपलोड नहीं हुई है। अच्छा नहीं, हम उस दिन का ना बेटा देख रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट। हम देख रहे हैं कि किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग फिक्र ना करो, ऐसे नहीं होगा कि इस कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से आपकी अटेंडेंस कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, मैम कोई ऐसा काम हो सकता है कि हफ्ते के हफ्ते आप लोग अटेंडेंस अपलोड कर दिया करें, ताकि वो उसके अंदर अगर कोई ह्यूमन एरर या टेक्निकल आ जाता है तो हमारे लिए कम्युनिकेट करना ज्यादा आसान होगा आपसे। ठीक है, लेट मी डिस्कस इट विद द आईटी डिपार्टमेंट बेटा। ठीक है, ये मैं कर देती हूँ कि वीकली मुश्किल होगा प्रोबेबली शायद करना बेटा। सो हम उनसे पूछ लेंगे कि किस तरीके से हम आपको साथ साथ इन्फॉर्म्ड रखें इसमें। ठीक है, क्योंकि मैम अगर मंथली करते हैं ना आप जैसे लोगों अभी ने हो ना रहा है बस एक काम करने। आप लोगों को कब पता चलता है कि आप लोगों की अटेंडेंस नहीं मार्क हुई? मैम जब मैम हम जब चेक करते हैं उससे, जब आप लोगों को अपलोड करते हैं अटेंडेंस। मैम अपलोड करने पे नोटिफिकेशन नहीं हमें आता, हमें खुद मैन्युअली जाके चेक करना पड़ता है कि अटेंडेंस अपलोड हुई है कि नहीं हुई। ओके अच्छा बेटा, मुझे ना ये सारा जरा थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन ले लेने दो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने आगे कैसे चलना है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, हम इसको देख रहे हैं बेटा। दिस इज अ सीरियस इशू। हम नहीं चाहते कि आप लोग इसकी वजह से स्ट्रेस्ड हो। ठीक है, इस चीज को स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। सो वी आर लुकिंग इनटू इट। सो शैल वी क्योंकि स्टार्ट मैम बेटा? पिछले साल भी मैम ऐसा ही हुआ था ना, तो वो फिर अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही आया था। नहीं, लेकिन आप में से किसी का एडमिशन नहीं रुका था। उसको हम लोगों ने, जो भी हुआ था ना, उसको हमने जिसको कहते हैं ना, हमने नहीं कंसिडर किया था। आप समझ रहे हो? जहां ऐसी बात आती है ना बेटा, तो कभी ऐसे नहीं होता कि हम स्टूडेंट को उस चीज के अंदर प्रॉब्लम दे। सो आपको पता है कि किसी का एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेयर अटेंडेंस नहीं रुका था। ठीक है, इन एनी ऑफ द यस ईयर्स। मैम। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस दफा भी इंशाल्लाह ऐसे आपके साथ नहीं होगा। ठीक है ठीक है, ओके मैम। ओके। सो यस ये मैम। वाला चीज आप लोगों को आ गई है अब सारी? कल एपोप्टोसिस की समझ आ गई बेटा? यस मैम। शैल वी रिवाइज और शैल वी मूव फॉरवर्ड? आगे चले? यस मैम मैम। अच्छा, लास्ट हमने करना था कैश 9 से 3 तक। सॉरी बेटा, कौन बोल रहे हैं? मैम मैम जैन क्या बोल रहा हूँ। स्पेसेस जैन, वाला? क्या कह रही हो आप बेटा? कैशपेस 9 से कैशपेस 3 का हमने चेन हाँ रिएक्शन जी, करना था। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमने ये कहा था कि इन इंट्रिंसिक पाथवे, दिस इज द इंट्रिंसिक पाथवे वेयर ईदर देयर इज डैमेज। जी बेटा। मैम जो आपने कल बताया था ना, एक्सट्रिंसिक पाथवे का लास्ट जो है उसका फंक्शन है, वो दोबारा बता दें, लिम्फोसाइट्स वाला। उसका फंक्शन जो आपने एक्सट्रिंसिक का बताया था, ये वाला? यस मैम। हाँ मैम उसमें जो लिम्फोसाइट्स का आपने रोल बताया था कि वो उसी को किल कर देंगे, तो वो बता दें दोबारा से। नहीं बेटा, उसमें कुछ भी नहीं आपने याद रखना। सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो फैस लाइगेंड है ना, इट इज प्रेजेंट इन सम ऑफ द सेल्स। कुछ लिम्फोसाइट्स पे भी होता है वो, मैंने ये कहा था। क्योंकि ये भी तो आपको पता चले ना, ये फैस लाइगेंड आ कहां से रहा है। सो ये फैस लाइगेंड किसी और सेल के ऊपर है जो एक्चुअली एक्टिवेट करता है सेल का एक्सट्रिंसिक पाथवे। समझ रहे हो आप बेटा? मैम ये समझ आ गई थी। अब कैस्पेस 9 जो है वो आगे जाके रिएक्ट करता है, एपोप्टोसिस करवाएगा, और एपोप्टोसिस करवाएगा वो ल्यूकोसाइट्स की, लिम्फोसाइट्स की। तो वो कैसे करवाएगा, वो मैं पूछ रही थी। नहीं, थोड़ा सा इसमें देखो बेटा। इंट्रिंसिक पाथवे से जब साइटोक्रोम सी निकलता है, सो द कैस्पेज व्हिच इज एक्टिवेटेड इज कैस्पेज 9। ठीक है,
इसी तरह Yes, ma'am. एक्सट्रिंसिक पाथवे में द कैस्पेज व्हिच इज एक्टिवेटेड इज कैस्पेज 8 Caspase और कैस्पेज 10, ज्यादातर वो 8 को कहते हैं, सो आप 8 और 9 याद रखिए. So these two caspases then they unite together at a common pathway जो है caspase 3 का. चाहे 9 एक्टिवेट हो चाहे caspase 8 एक्टिवेट हो, they are ultimately going to activate caspase 3. ठीक है? और जब caspase 3 एक्टिवेट होगा ना बेटा, जब caspase 3 एक्टिवेट होगा तो उस वक्त all the proteolytic enzymes will be activated, like endonucleases, all other proteolytic enzymes, which results in apoptosis. इसमें role of neutrophils नहीं है. आप समझ रहे हो बेटा? लेकिन मैम बुक पे लिखा हुआ था ल्यूकोसाइट्स और साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स का रोल. हाँ, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट बेटा ये फास्ट लाइगेंड कैरी कर रहे हैं ना, so they in a way initiate this process, extrinsic pathway. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. और Yes, जो ma'am. मैक्रोफेजेस आप ल्यूकोसाइट्स कह रहे हो ना बेटा, वो देखो मैं आपको इसमें बताती हूँ. जो ल्यूकोसाइट्स की बात है ना, वो ये थी, ये वाली, बल्कि इससे भी अच्छी आपकी बुक डायग्राम है बेटा, मैं उस पे चली जाती हूँ. The difference between necrosis and apoptosis, ये देखो, इसमें आपके inflammatory cells आते हैं which are actually recruited towards the site of injury because of the release of the enzymes. Beta, there is a little disturbance at the background. There is a little disturbance in the background. Please keep your surroundings muted. ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपके बैकग्राउंड में से आ रही है बेटा. अच्छा बेटा, आप लोग एक काम करें कि आप सब लोग अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर आप म्यूट होते हैं, और क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है, और जिसने बात करनी हो सिर्फ वो म्यूट अनम्यूट हो जाए. Beta, I want a very serious response from you all. I don't want all these noises coming in the background. They are very disturbing. So I'm moving forward. Fiza, can you hear me? Fiza. मैम यू कैन म्यूट योरसेल्फ. मैम सबको म्यूट कर दे. बेटा आप बेटा एक चीज पहली ये है कि ये ऑनलाइन क्लासेस टेक देम वेरी सीरियसली. ये अगर आप लोग घर पे हो, दैट डजंट मीन कि वो माहौल इस तरह का हो कि ना वो आप पढ़ सको उसमें और इन क्लासेस का फायदा ना हो. दिस इज शेयर नॉनसेंस. ऑनलाइन क्लासेस का ये मतलब नहीं है कि घर में वही धक्कम पेल चल रही हो जैसे रूटीन होती है. यू हैव टू सिट एट अ क्वाइट प्लेस टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज टेलिंग यू. आप लोग अपने अनम्यूट रखें. जिस वक्त आप लोगों ने कुछ बात करनी हो तो आप उसको म्यूट रखें, फिर अनम्यूट कर दें. सो ये जो इधर आई डोंट नो किसी एक बच्चे ने मेरे से पूछा है, मैं उसको ये बता रही हूँ. बेटा आपने कहा था कि एक ल्यूकोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट्स की बात. सो लिम्फोसाइट्स का ये रोल है दैट लिम्फोसाइट्स हैव दैट लाइगेंड इन देम. आपको पता है ना वो लाइगेंड लिम्फोसाइट के ऊपर है. लेकिन ये जब आप ल्यूकोसाइट की बात कर रहे हो ना, सो नॉर्मली जो रोमिंग अबाउट ल्यूकोसाइट्स हैं लाइक द डॉल्फिन फोर्स, वी हैव द मैक्रोफेजेस, वी हैव टिश्यू मैक्रोफेजेस, जिनका काम ये है उन्हें जहां जरा सी गंध नजर आए वो उसको
उसको रिमूव कर दे। आप समझ रहे हो बेटा? ठीक Yes, है, लेकिन नेक्रोसिस के अंदर न्यूट्रोफिल्स आर रिक्रूटेड। न्यूट्रोफिल्स जो है दे मूव टुवर्ड्स द एरिया वेयर देयर इज इंजरी। सो देयर इज अ डिफरेंस। The leukocytes in apoptosis are not the routine leukocytes basically जैसे neutrophils हैं, ये वो routine आपके macrophages होते हैं। Macrophages are also leukocytes। ठीक है बेटा, इनका काम होता है कि वो बिल्कुल उन apoptotic bodies को smoothly ingest कर दे, बगैर मारे हुए। They are just there to engulf the apoptotic body. The neutrophils in case of necrosis are there to fight with the cell enzymes. आप समझ रहे हो बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, सो ये वाली ये इनका डिफरेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट SCQ in almost every alternate test you're going to get an SCQ regarding the difference between apoptosis and necrosis। ठीक है, ये अगर आपने स्नैपशॉट लेनी है आप ले सकते हैं। ओके, ये हम वैसे कर चुके हैं सारे। So now there is, so the modes of death were number 1 necrosis, number 2 apoptosis, and number 3 is necroptosis। ठीक है, so as the name indicates, this pathway is somewhere in between necrosis and apoptosis। समझ आई बेटा? मैम वो कैस्पेस 9 से कैस्पेस 3 नहीं करना था हमने? बेटा वो कर तो दिए हमने। आपने कहा था हम कल करेंगे कैस्पेस 9 से कैस्पेस 3। ओके 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 बेटा, कैस्पेस 3 आ गया आपको नजर? जी बिस्मा, आप कुछ कह रहे हो बेटा, बताए। जी मैम, देखिए हमने पढ़ा कि इंट्रिंसिक पाथवे होगा, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा। तो यू मीन के जब एपोप्टोसिस होगी तो दोनों फैक्टर्स मिलके काम करेंगे ना? बेटा एपोप्टोसिस में ना अगर इंजरी सिर्फ सेल डैमेज को है, इंट्रिंसिक पाथवे विल बी एक्टिवेटेड इफ देयर इज डैमेज टू द DNA और if there is a lot of stress on the endoplasmic reticulum, यानी कि मेजर ऑर्गन्स को अगर प्रॉब्लम होगी तो इंट्रिंसिक पाथवे विल सेट इन। लेकिन अगर उसको अंदर से डैमेज नहीं हो रहा, लेकिन बाहर से कोई साइटोटॉक्सिक सेल का लाइगेंड है ऐसा जिसने कि इसको स्टिमुलेट कर रहा है बाहर से, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई वायरल इन्फेक्शन और बिकॉज ऑफ एनीथिंग, सो वो अगर उसको एक्टिवेट कर रहा है, दैट विल बी एक्सट्रिंसिक पाथवे। दे कैन रन इंडिपेंडेंटली। मैम देखिए, जब ये जो आप मानने लगे हैं मैकेनिज्म, तो इसमें जाके वो दोनों फैक्टर्स में लाइक कैस्पेस 8 और 9 मिलके कैस्पेस 3 बना रहे हैं। नहीं, तो वो मिलकर नहीं बना रहे बेटे, नो 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 नो, वो मिलकर नहीं बना रहे हैं। कैस्पेस 8 अलग चीज है, कैस्पेस 3 अलग है। जौन सा मर्जी पाथवे आएगा, इन दोनों पाथवे एंड पॉइंट सेम होगा। ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ, 9 पाथवे ने और ये 9 पाथवे है, ये 8 पाथवे है, इन दोनों ने मिलके जिस कॉमन साइट पे जाना है ना, दैट इज द कैस्पेस 3, जिसको कहते हैं ना कि आपके कॉलेज का एक रास्ता है सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज को, दैट इज वाया द रिंग रोड, एंड देयर इज अनदर रास्ता व्हिच इज वाया द, ये जो LGH वाली साइड होती है। सो ये दोनों रास्ते मिल रहे हैं एंड पे आके सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज पे। ठीक है, सो यही डिफरेंस है बिटवीन कैस्पेस 8। ये डिफरेंट पाथवे है विच इज जिसको कहते हैं ना, विच इज एक्टिवेटिंग कैस्पेस 3 और कैस्पेस 8। सो एंड पे एक्चुअली कैस्पेस 3 ने एक्टिवेट होना है, वो चाहे कैस्पेस 9 करे चाहे कैस्पेस 8 करे। सो जब कैस्पेस 3 एक्टिवेट होगा तो इट इज गोइंग टू फर्दर एक्टिवेट सर्टेन एंडोन्यूक्लिएजेस, जो कि जो न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कैटलाइज कर देते हैं। जी आमना बेटा, आपने कोई बात करनी है? यस मैम। मैम यहाँ पे जब P53 रिस्पॉन्स क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। सॉरी बेटा, मैम DNA डैमेज के बाद नेक्स्ट स्टेप है P53 रिस्पॉन्स। ओके बेटा, P53 ना एक्चुअली मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही थी इसलिए क्योंकि ये आप सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में पढ़ोगे। Whenever P53 is a gene, ठीक है, P53 का काम है कि जब कभी DNA डैमेज हो ना, वो उसको रिपेयर करे। सो नॉर्मली जब DNA डैमेज होता है हम उसको P53 रिपेयर करती है। अगर डैमेज इतना ज्यादा है कि P53 उसको रिपेयर नहीं कर सक रही, तो फिर एपोप्टोटिक पाथवे स्टार्ट होता है। इसकी डिटेल आप अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे। मैंने बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया। ये जैसे आप इधर लिख रहे हो ना DNA डैमेज,
ठीक है। डीएनए डैमेज के बाद P53 नॉर्मल जीन होती है जो उस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करती है। अगर वो रिपेयर कर लेती है तो सेल नॉर्मल साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, और अगर डैमेज को ठीक नहीं कर सकती सो इट विल एक्टिवेट अनदर प्रोटीन, अनदर मॉलिक्यूल व्हिच इज बैक्स और बैक व्हिच आर प्रो एपोप्टोटिक। ठीक है, मैं इसकी इंट्रिकेसीज में नहीं जाना चाह रही ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। समझ आइए। आपसे what is required for Yes, you ma'am. at this level to remember is you have an intrinsic pathway which will be activated once the DNA is damaged or there is endoplasmic reticulum stress, ER stress, या किसी extrinsic factor की वजह से वो stimulate होगा। इसका end result through the chain of reactions will be generation of caspase 9, and इसका जो extrinsic का end result होगा will be the generation of caspase 8. They will eventually activate caspase 3, and once caspase 3 is activated, it is going to catalyze all the proteolytic reactions resulting in apoptosis. बस इतना याद रखो, ठीक है। मैम ये सबस्ट्रेट क्या है? जी बेटा। मैम ये डेथ सबस्ट्रेट क्या है? डेथ लिगेंड जो एक्सट्रिंसिक पाथवे का होता है। कौन से वाला कह रहे हो बेटा? मैम ये कैस्पेस 3 के नीचे जो डेथ सबस्ट्रेट है ये क्या है? हाँ, ये बेटा वो कॉम्प्लेक्स बन गया। ये वाली दिस इज नॉट योर बुक पिक्चर, दिस इज अनदर डिटेल्ड वर्जन बेटा। सो आपकी जो बुक पिक्चर है ना, दिस इज एक्चुअली दिस वन। सो आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ, you'll get confused. This is your book picture. उन्होंने आपको मोटा मोटा बताया हुआ है, ठीक है। This is required at your level. This is very simple. So वो मुझे लगता है वो आपके लिए जरा कंफ्यूजिंग है, उसको जस्ट फॉरगेट इट, ठीक है बेटा। ओके मैम। हाँ, अब अगली चीज हम आती है व्हाट इज नेक्रोप्टोसिस। सो नेक्रोप्टोसिस एज द नेम इंडिकेट्स ये कुछ इन बिटवीन है नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस में। सो लेट्स सी व्हाट इट एक्चुअली इज। दिस इज अनदर टाइप ऑफ सेल डेथ व्हिच इज रिसेंटली बीइंग जिसको कहते हैं ना डिस्कवर्ड, और इसमें होता है कि द प्रोसेस स्टार्ट्स ऑफ लाइक अपोप्टोसिस, बिल्कुल अपोप्टोसिस की तरह रिसेप्टर्स एक्टिवेट होती हैं, एंड देन इंस्टेड ऑफ एक्टिवेटिंग द फैड कॉम्प्लेक्स देयर इज अनदर कॉम्प्लेक्स इंस्टेड ऑफ फैड जिसको हम कहते हैं रिप कॉम्प्लेक्स। समझ आइए, इसमें कुछ अननोन प्रोटीन्स हैं, अभी इट्स स्टिल नॉट क्लियर कि इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। सो बेसिकली द प्रोसेस स्टार्ट्स ऑफ लाइक अपोप्टोसिस। कुछ उसकी जब मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, दे अगेन activate another complex, cytosolic complex, which is called RIP1 complex. This RIP1 complex has two options, either to cause activation of caspase 8, अगर caspase 8 हो गया तो वही सारी sequence of events चलेंगे जो apoptosis में, ठीक है बेटा। लेकिन ज्यादातर इसमें ये वाला component आता है, ये वाला कि failure to activate caspase 8. So you have a complex which once activated, it escapes the caspase 8 and it takes up this pathway which affects the mitochondria just the way it occurs in necrosis. So शुरू ये apoptosis की तरह होता है, लेकिन end इसका होता है like necrosis. So end necrosis की तरह क्या है? You'll have decreased ATP, you'll have reactive oxygen species, वही सारा जो हमने नेक्रोसिस में पढ़ा था, and it will culminate with the death of the cell and associated inflammation. समझ आइए, necroptosis is a newer term which is somewhere in between apoptosis and necrosis. The process starts off with apoptosis, but the sequence of events are those that occur in necrosis. ठीक है, और एंड रिजल्ट भी नेक्रोसिस वाला। जी बेटा, दिस इज आल्सो जिसको कहते हैं ना स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जी बेटा। मैम नेक्रोसोम के बारे में नेक्रोसोम। जी, सो ये नेक्रोसोम आपका बेसिकली जो नेक्रोसोम है ना आपका, इट इज बेसिकली द होल दिस होल जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नाइडस टाइप जो चीज होती है। जी मैम, ये RIP1 और RIP3 में क्या डिफरेंस है?
बेटा ये कुछ डिफरेंस इसमें नहीं है, आप इनकी डिटेल्स में मत जाओ। एट दिस लेवल आप लोग, ये आपके लिए इज नॉट रिक्वायर्ड। ये अभी जो रिप कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ना, ये खुद भी अभी डिटरमिन नहीं हुई डिटेल में कि क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर दे हैव डिफरेंट प्रोटीन्स, जस्ट लाइक कैस्पेज दे हैव डिफरेंट प्रोटीन्स। बस इतना याद रखो कि आपका जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, वो कुछ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स को बेटा एक्टिवेट करेगा। वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आगे से जो कैस्केड चलाएंगी, वो नेक्रोसोम है इसका, इससे बनेगा ऑल द सॉर्ट ऑफ चेंजेस दैट इवेंचुअली एक्टिवेट्स द नेक्रोसिस टाइप ऑफ पाथवे। दिस इज एक्चुअली द क्या उसको आप कहते हो, बेसिस बिहाइंड। आपने ना बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना, जैसे मैं आपको P53 की डिटेल नहीं बता रही, वो आप चैप्टर 7 में जाके करोगे। इस वक्त आपने अभी वो नहीं आप लोग समझ सकते जब तक आप, अभी आपने सिर्फ स्टेप समझने हैं। जस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें रिप इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स जिसने सेल डेथ करनी है, लेकिन उसने सेल डेथ करनी है by activating the metabolic changes in the mitochondria the way it used to occur in necrosis. समझ रहे हो बेटा? यस मैम। आमना आप क्या कह रहे थे बेटा? मैम इसका इफेक्ट जैसे हमारे पास हमने पढ़ा था कि नेक्रोसिस का जो उसकी सराउंडिंग पे इफेक्ट होता है कि वो इसका सब भी कुछ होगा बेटा, स्कैटर्ड कर देता है और इसका भी होगा बेटा, इसका भी होगा। ठीक है, ठीक। सिर्फ ये प्रोग्राम, ये मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल अभी न्यूली डिवाइस्ड टर्म है जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है। अ लॉट इज नॉट नोन। ये जो आपको ब्लैंक्स नजर आ रहे हैं ना, ये भी नहीं पता कि इनमें क्या क्या है। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स जिसमें बहुत ढेर सारी प्रोटीन्स है, कुछ हमें पता चल गई है, कुछ का हमें नहीं पता। ठीक है बेटा? और ये इवेंचुअली समहाउ दे मेक अ नेक्रोसोम जो कि आगे से नेक्रोसिस का कैस्केड आगे चलाता है। ठीक है, and the end result is the same as that of necrosis. So the beginning is different, the end is that of necrosis. Beginning apoptosis वाली है, so it is something in between necrosis and apoptosis. समझ आइए बेटा? यस मैम। जैन आपको बेटा समझ आई? यस हुमेरा बेटा समझ आ रही है? यस अगर मैं मैम। इसको सिर्फ आप लोगों को बताऊं तो याद रखो कि 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल डेथ आर नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोप्टोसिस। नेक्रोसिस इज एनर्जी इंडिपेंडेंट, एटीपी इंडिपेंडेंट। तभी तो देख रहे हो एटीपी कितनी कम है इसके अंदर, नेक्रोसिस के अंदर। वो किधर चला गया ये? सो नेक्रोसिस के अंदर आप देख रहे हो एटीपी कितनी कम है। इट इज एन एटीपी इंडिपेंडेंट पाथवे। लेकिन जो एपोप्टोसिस है, इट इज रिलेटिवली एटीपी डिपेंडेंट पाथवे। और जो ये वाला पाथवे है, ये भी इंडिपेंडेंट है। इन तीनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये एमसीक्यू में आता है आपको नेक्रोप्टोसिस के बारे में कभी कभी, कि अ प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स ऑफ लाइक एपोप्टोसिस लेकिन रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द सेल विद सराउंडिंग इन्फ्लेमेशन, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, फला फला। इसमें आपने लिखना है कि इट इज नेक्रोप्टोसिस। ठीक है, ओके मैम। ये हम रिवाइज कर लेंगे लास्ट में। हम दोबारा इसको चीजें चेंज कर देते हैं जरा, हम इसको दोबारा रिवाइज कर देंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, एपोप्टोसिस की बेटा आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बहुत जरूरी है आनी। नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर एपोप्टोसिस बहुत, मैम एपोप्टोसिस की जी बेटा मैम वो क्या होंगे? एपोप्टोसिस की मैम नेक्रोप्टोसिस इसमें वही है कि जिसमें वेब फिंगर्स वगैरह? वो तो बेटा फिजियोलॉजिकल था। इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस, अब मैं एपोप्टोसिस बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेक्रोप्टोसिस। नेक्रोप्टोसिस के बारे में आपको इतना ही पता चलना चाहिए जितना हमने कहा है, क्योंकि अभी इसके बारे में और डिस्कवरीज हो रही हैं और इंफॉर्मेशन इसके बारे में आ रही है। 6 ये वाला। ठीक है, सो ये अभी वो हो रहा है। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना बेटा, अब मैं एपोप्टोसिस की बात कर रही हूँ। ठीक है, coming back to apoptosis, clinical implications of apoptosis are, अगर apoptosis कम हो जाए, वो जो इन्फेक्शियस एजेंट्स वगैरह जो रिएक्ट कर जाते हैं वो हम लिखेंगे इसमें। हाँ बिल्कुल।
वो भी उसका ना एक एपोप्टोसिस का एक पाथवे है पैथोलॉजिकल, लेकिन क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस में आप डिजीजेस के बेटा नाम देते हो। जैसे अगर एपोप्टोसिस कम हो रहा है तो इसका मतलब है सेल जिंदा ज्यादा रह रहे हैं। दैट हैपन्स इन कैंसर, ठीक है ना? कैंसर में सेल मर नहीं रहा है तो उसकी ग्रोथ ज्यादा है, इमॉर्टल हो गया। दोबारा करो वो ना इमॉर्टल हो गया। मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये वाला नहीं करो, फिर ये वाला करो, ठीक है बेटा? सो वो इमॉर्टल हो गया। दिस इज वन इम्प्लीकेशन ऑफ डिक्रीज्ड एपोप्टोसिस। दूसरी में, ठीक है, डिक्रीज्ड एपोप्टोसिस में इसका मतलब है डिक्रीज एपोप्टोसिस है, सेल कम मर रहा है, सेल जिंदा ज्यादा रह रहे हैं। ओके मैम, ठीक है बेटा? दूसरा क्या है, अगर एपोप्टोसिस कम हो रहा है और वो हार्मफुल लिम्फोसाइट्स को नहीं मार रहा, सो दोज हार्मफुल लिम्फोसाइट्स देन विल अटैक द सेल, and it will be the basis of excellent autoimmune diseases. So clinical implications में ये दो चीजें याद रखनी है आपने, ठीक है? और दूसरी चीज आपके पास आती है, हाँ जी, और दूसरी चीज आपके पास आती है, व्हाट इफ एपोप्टोसिस बहुत ज्यादा हो रहा है? तो अगर एपोप्टोसिस बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो नॉर्मल सेल्स को मारना शुरू कर देगा। सो इट विल रिजल्ट इन न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीजेस। नॉर्मल सेल्स को ही वो मारी जा रही है। सो जो सेल्स तो हु आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग, वो तो दोबारा थोड़ा सा रीडिवाइड कर जाएंगे, लेकिन सेल्स हु आर नॉट केपेबल ऑफ रैपिड डिवीजन लाइक द न्यूरॉन्स, सो उनके अंदर न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीजेस आ जाएंगी। जैसे आपके न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीजेस होती हैं, जैसे MS होता है, जैसे अल्जाइमर्स वगैरह। सो ये, और दूसरा जैसे अभी आपने बेटा कहा है कि अगर वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हैं, बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन है और बहुत ज्यादा आप उनको डैमेज किए जा रहे हो, सो इट विल अगेन रिजल्ट इन द इम्बैलेंस इन होम्योस्टेसिस। ठीक है? सो आपने जब इसकी हेडिंग देनी है एपोप्टोसिस की, तो फिजियोलॉजिकल कुछ कंडीशंस है, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, और पैथोलॉजिकल कंडीशंस की क्लिनिकल एप्लीकेशंस। वो एप्लीकेशन है कि अगर डीएनए डैमेज होता है, सो पैथोलॉजिकल कंडीशन है कि डीएनए डैमेज हो गया, और उसकी क्लिनिकल कंडीशन क्या है कि उस डैमेज डीएनए को एपोप्टोसिस नहीं हुआ इंट्रिंसिक पाथवे से, तो वो डैमेज डीएनए वाला सेल सर्वाइव करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन कैंसर फॉर्मेशन, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आ रही है बेटा? मैम इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर देंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हमने कहा है नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस में इंट्रिंसिक पाथवे में हमने क्या कहा था? डीएनए डैमेज हो सकता है। यस मैम। ठीक है, अब डीएनए डैमेज में नॉर्मली डीएनए डैमेज होता है तो P53 उसको चेंज कर देता है, P53 उसको रेक्टिफाई कर देता है चेंज को। ठीक है, अब P53 रेक्टिफाई नहीं कर सका, चेंज की प्रॉब्लम नहीं हुई, डीएनए डैमेज था, डीएनए ठीक नहीं हो सका, लेकिन सेल उसको एपोप्टोसिस भी नहीं कर सका, डिक्रीज एपोप्टोसिस हो गया ना, तो व्हाट विल हैपन? दैट डीएनए, that damaged DNA will keep on multiplying till a time comes that the tumor becomes, that the cell becomes malignant. Okay. समझ आइए बेटा? यानी मैम आप बेटा एक गलती होती है ना, उसको आप एक दफा रेक्टिफाई कर देते हो, दो दफा रेक्टिफाई कर देते हो। एक दफा का एक वाकया है कि एक दफा, अब आई डोंट नो ये एक्चुअल है कि नहीं, एक बच्चा था, वो छोटा था, वो क्या करता था, एक दफा स्कूल से आया, छोटी क्लास में था, प्रेप केजी वगैरह में आया, तो उसकी मदर ने जब उसका पेंसिल बॉक्स चेक किया तो उसके अंदर 2 रबर थे। तो अम्मा ने कहा कि ये 2 कहाँ से आए? तो उसने कहा मैंने स्कूल से मुझे मिले। तो माँ ने कहा शाबाश है, मेरे बेटे के पास 2 रबर हो गए। इसी तरह पेंसिल में हुआ। सो एक दफा उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि उस जुर्म करते करते, चोरी करते करते, कहीं गलती से हाथापाई में अगला बंदा ही मर गया। समझ आई? सो उसने ये चीज, उसको जब वो मर गया बंदा, तो जब वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि इसको तो डेथ सेंटेंस हो जाएगा, तो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। तो जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मैंने अपनी अम्मी से कान में बात करनी है। तो वो उसकी अम्मी को लेकर आए उधर, और उन्होंने उससे जब कान में बात की तो उसने अपनी अम्मी के कान को जोर से चक्की काट दी। उसने कहा कि जब मैं शुरू में चोरी, वो मैं जब 1 से 2 चीजें लेकर आता था, अगर तुम उस वक्त मुझे मारती और ये कहती कि ये जो तुम 2 चीजें लेकर आए हो ये गलत है, जो तुम्हारी है वही तुम्हारी है, ये तुम्हारी नहीं है, अगर तुम्हें गिरी पड़ी मिली है तो उसको उधर ही रखो या किसी को सीनियर को दे दो कि ये आप देखें ये किसकी है। उस वक्त उसने मुझे चेक ना किया, मुझे शय मिल गई, और वो शय कल्मिनेट
उस चीज में हुई कि जो कि अब मेरी कंपैटिबल ही नहीं, कि मैं वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता। मैं बाकी चीजें तो अगले को दे सकता हूँ, जान तो नहीं दे सकता ना वापस। सो ये वाली जो चीजें ना जो कि आप रेक्टिफाई ना कर सको, एक सेल में खराबी है, अगर उसको आप देयर एंड देन ठीक नहीं करोगे तो वो खराबी बढ़ते बढ़ते ऐसी स्टेज पे चली जाएगी जहां के वो करेक्ट नहीं हो सकता डैमेज। सो डिक्रीज एपोप्टोसिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेलिग्नेंसी। समझ रहे हो आप बेटा? एक खराब सेल को मर जाना चाहिए। अगर वो खराब सेल डीएनए डैमेज के साथ मर नहीं रहा, और डीएनए डैमेज इज द बेसिस ऑफ मेलिग्नेंसी। डीएनए डैमेज होगा, म्यूटेशन होगी तो मेलिग्नेंसी होगी। अगर वो सेल सरवाइव कर रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब है कि उसको आगे चल के मेलिग्नेंसी होगी। सो डिक्रीज एपोप्टोसिस इज द बेसिस ऑफ कैंसर, इज द बेसिस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, सो ये आपको आना चाहिए। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। मुझे ये बहुत, जी बेटा। मैम इसका मतलब ये होगा कि जो P53 है उसका रोल होगा, अगर वो रेक्टिफाई करेगी तो डेथ हो जाएगी, अगर वो नहीं करेगी तो फिर वो डैमेज ही दोबारा वो अगर वो रेक्टिफाई करेगी तो सेल नॉर्मल सेल साइकिल में चला जाएगा। बेटा मैं P53 को इसलिए नहीं कर रही, ये आपका अभी का टॉपिक नहीं, इट्स अ बिग ह्यूज टॉपिक इन नियोप्लेसिया। अभी मैं आपको बताऊंगी तो हम डाइग्रेस कर जाएंगे। P53 इज अ जीन, इट इज कॉल्ड अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, और ये ट्यूमर सप्रेस इस तरह करती है कि ये अपोप्टोसिस को फैसिलिटेट करती है इन ओनली दो सेल्स वेयर द डैमेज इज इररिपेयरेबल। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रही, आप लोग कंफ्यूज हो गए। इसकी डिटेल आप आगे जाके करोगे। दिस इज नॉट द राइट फोरम जिसपे हम इसको करें। आप ठीक कह रहे हो, वैसे P53 अगर ठीक होगी तो वो सेल को नॉर्मल कर देगी, ठीक नहीं होगी तो वो एपोप्टोसिस नहीं कराएगी। फॉरगेट अबाउट P53, सारे सिनेरियो में P53 को भूल जाओ। ठीक है, समझ आई बेटा? यस मैम। अभी P53 का रोल आपको नियोप्लेसिया के चैप्टर में आएगा। हमने इस पे बहुत टाइम लगा दिए, बस हमने इसके बारे में नेक्रोसिस एपोप्टोसिस का डिफरेंस याद करने। लेट्स रिवाइज द डिफरेंस वंस अगेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू। फर्स्ट डिफरेंस इज, पहला डिफरेंस क्या बताओगे? सेल स्वेलिंग और नो डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन, अनप्रोग्राम्ड। क्या बात। नंबर 2 डिफरेंस क्या बताओगे? और फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तीसरा डिफरेंस क्या बताओगे? Inflammation in the surrounding. तीसरी चीज बेटा आपने बतानी है, वन इज एनर्जी डिपेंडेंट एपोप्टोसिस, एंड नेक्रोसिस एंड एनर्जी इंडिपेंडेंट। उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया चल नहीं रहा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ऐड जरूर करो बेटा। और फिर आगे से वो जो हमने किया है कि वो सेल स्वेलिंग होगी और वो सारा वो आगे चलेगा। ठीक है, अच्छा ये कैन यू सी दिस ऑन द स्क्रीन? यस, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वी आर ऑल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट होने का ये मतलब नहीं है कि ये गलत है और ये सही है। हम सब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, सो इस वजह से एक्सेप्ट अदर्स विद द डेफिशिएंसीज, विद द शॉर्टकमिंग्स दे हैव। उनकी जो चीज आप उनकी देखते हो ना, असल में वो चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा है। अगर किसी की अच्छाई देख रहे हो ना, तो आपके अपने अंदर अच्छाई है जो दूसरे की अच्छाई नोट करती है। उसमें तो अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी। ठीक है, सो अगले की हमेशा अच्छी चीजों को देखो और उनकी रिस्पेक्ट करो जो आपसे डिफरेंट है। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। पिगमेंट्स। सो पिगमेंट्स you all know they are of two types, exogenous and endogenous. exogenous का क्या मतलब है जनाब? जो हमारी बॉडी के अंदर आउटसाइड द सेल। हाँ, एग्जिट से याद रखो। जो आउटसाइड द बॉडी पिगमेंट होता है जो हम इनहेल करते हैं, दैट इज एक्सोजेनस पिगमेंट। यह बाहर से अंदर आता है, दैट इज एक्सोजेनस पिगमेंट। एंडोजेनस वो है जो हमारी बॉडी बनाती है। सो लेट्स सी, सबसे पहले 3 चीजें याद रखो एक्सोजेनस पिगमेंट की। अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, अक्सर मैं ही पूछती हूँ। अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। एक्सोजेनस पिगमेंट्स में याद रखो कार्बन, जो कि हमारे व्हीकल्स में से, ये पोल्यूशन में सारा आता है, देन टैटूइंग एंड देन पॉइजन्स। दीज आर द एक्सोजेनस पिगमेंट्स। ये देखो,
This is the example of lead poisoning. Gums stain हो गए, ठीक है? This is example of exogenous pigment. कोई चीज है, आपका exposure to the lead बहुत ज्यादा है, so it is going to stay there. It is going to tattoo your body parts, some few body parts characteristically like gums, or this is an example of exogenous pigment. So exogenous pigment की 3 examples याद रखो, carbon, then you have poisons like lead, and then you have tattooing. So ये तो हमने lead की example की है. This is tattooing. Body tattoos बाहर बहुत ज्यादा करते हैं. They introduce actually a pigment in the skin, and the dermal macrophages, they eat up that pigment, and that is going to stay there for life. सारी उम्र उनमें ये अब ये टैटू चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पिगमेंट इनकी बॉडी के अंदर आ गई, ठीक है? So this is the second example of exogenous pigment. The first example was poison like lead. The second example is skin tattoo. जी. And the third example is बेटा जो मैं और आप हम लोग रोज इससे जिसको कहते हैं ना एक्सपोज होते हैं, जो कार्स की कंबस्शन, जो ये कार्बन इन द एनवायरनमेंट, ये सब जो है ना, दे आर इनहेल्ड, दे आर टेकन अप बाय, ये कौन सा आपको ऑर्गन लग रहा है? लंग्स, ठीक है? लंग्स हम इनहेल करते हैं, alveoli में जाते हैं, alveolar macrophages ingest them and it stays there. This is called anthracosis. MCQ. Anthracosis is the carbon pigment in the lungs. Scenario आ जाएगा आपको combustion का, vehicles का, urban life का, so उसमें anthracosis होता है. और फिर मुझे बता सकता है ये क्या है? Absolutely damaged lungs. Normally होती है ऐसे? No. इसको हम बेटा कहते हैं black lung disease. It is seen in extreme cases in those people who work in mines. जो coal mines में काम करते हैं ना, वो हर वक्त inhale करते हैं, तो उनके साथ carbon dust जाती है, और eventually इन बेचारों की lungs खत्म हो जाती है by this carbon pigment. So let's revise. This is the black lung disease. Carbon minus. क्या मतलब? Anthracosis बेटा मैं आपको बताती हूँ. ये तो एक extreme type मैंने बताई है ना, extreme carbon आ रहा है. Anthracosis is that condition in which the carbon in the environment is inhaled and it goes in the air spaces. That is in the air spaces. आपको पता है हमारे lung की air spaces में we have macrophages everywhere, जिनको हम टिश्यू हिस्टियोसाइट्स कहते हैं. ये नॉर्मल काम करते हैं हमारे उसमें, जिनको मैं डॉल्फिन्स कहती हूँ. स्किन पे भी ये डॉल्फिन्स हैं, जैसे हमारी डॉल्फिन्स होती है ना, इसी तरह वी हैव मैक्रोफेजेस, हिस्टियोसाइट्स इन द लंग्स. these histocytes take up these carbon macrophages, carbon particles, जो कि हमारी स्मोक में, डस्ट में आ रहा है, वो ले लेते हैं, और ये पिगमेंटेशन थोड़ी सी हो जाती है. दिस इज कॉल्ड एंथ्राकोसिस. कैन यू सी द कर्सर बेटा? दिस इज एंथ्राकोसिस. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथ्राकोसिस एंड दिस? Anthracosis does not affect the normal functioning of the cell of the lungs. इसके साथ हम normal respiration करते हैं because there is no fibrosis. Whereas ये extreme case है. This is the extreme opposite, extreme spectrum of this lesion. At one end you have anthracosis where you just have carbon pigment within the histiocytes. समझ आई बेटा? And the black lung disease is the other extreme, जिसमें पूरा लंग ही ब्लैक हो गया, आपकी एयर स्पेसेस खत्म हो गई. दिस इज नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, मर जाता है बंदा. ठीक है? सो दिस इज द नॉर्मल लंग. दिस इज द लंग. बहुत एक्सट्रीम है इन पेशेंट्स विद मतलब जैसे कार्बन ड्वेलर्स वगैरह में होती है, लेकिन हमारी लंग्स में एंथ्राकोसिस होता है. MCQ. Exogenous pigments are of 3 types. You have carbon, so MCQ is anthracosis. ठीक है? मैं अभी जो आपको लेक्चर्स ले रही हूं, ये मैं सिर्फ आपको लेक्चर ले रही हूं सीधा. लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से सिर्फ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करूंगी
और मैं आप लोगों से आंसर्स एक्सपेक्ट करूंगी ताकि मुझे ये पता चले आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्लिनिकली बता पा रहे हो कि नहीं, which is very important to solve MCQs. समझ आई बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So pigments, exogenous pigments and endogenous pigments. Exogenous pigments are those that are not produced in the body, but they accumulate in the body because they are present in surplus amounts outside या जब हम उसको ingest करते हैं. So हमारे पास कार्बन है, हमारे पास टैटूइंग है, हमारे पास lead poison. ठीक है? So हम हर एक की एग्जांपल करें. This is the example of poison. ठीक है? This is the example of tattooing, skin tattooing. And this is the example of anthracosis and carbon MCQ, poison. MCQ, MCQ. Anthracosis specifically is an MCQ. ठीक है बेटा? और the pigment was, exogenous pigment का नाम क्या था anthracosis में? Carbon 12. Carbon. शाबाश. So now is lipofuscin. मैम Lipofuscin. मैम ब्लैक लंग और एंथ्राकोसिस सेपरेट थिंग्स होंगी ना? वो बिल्कुल फर्क है. ये मैंने सिर्फ तुम लोगों को उसका एक्सट्रीम दिखाया है. ये एंथ्राकोसिस के अंदर जब फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है एंथ्राकोसिस कि ये अब मैक्रोफेजेस से निकल के सारी एल्वियोलर स्पेसेस भी भर जाती है कार्बन पिगमेंट से. और लंग इंस्टेड ऑफ अ हॉलो ऑर्गन नाउ बिकम्स सॉलिड. So anthracosis is extreme complication which is not compatible with life. ठीक है? ये एक extreme complication. Anthracosis is, मेरे में भी anthracosis है, आप में भी है. This is absolutely a normal finding. ठीक है? लेकिन इसके अंदर कहाँ से आती है? Because of the smoke that we inhale. ठीक है बेटा? हाँ, black lung तो समझो भूल जाओ. ये मैंने वैसे अपने इंटरेस्ट के लिए आप लोगों को दिखाई थी. लेकिन असल में you are expected to know बेटा कि एंथ्राकोसिस क्या है. लाइपोफ्यूसिन का नाम सुने कहीं आपने? कुछ इसको लाइपोफ्यूसिन कहते हैं, कुछ उसको लाइपोफस्किन बोलते हैं. आपकी मर्जी है. कहाँ पे सुना है जैन? Because if you want to see your people in general, you have to make sure that you work for it. You can't just be praying to them. You know, लेकिन सुना हुआ है. बेटा please switch off your mobiles. देखिए आवाज बेटा अपने अपने मोबाइल्स ऑफ रखो या म्यूटेड रखो. ठीक है? ओके. लाइपोफ्यूसिन कहाँ सुना है जनाब? कौन मुझे बताएगा? किसकी मेमोरी Lysosomal storage diseases में सुना था. और डिग्रेडेशन में किडनी नहीं, लेकिन मेन ये चीज क्या होती है? व्हाट डज इट? अभी मैंने पिछले दिनों पढ़ाया है. मैम लिपिड कंटेनिंग हो गए ना. व्हाट कंटेनिंग? लिपिड कंटेनिंग लाइसोसोम. ओके, लेट्स सी व्हाट्स इट. आपने एट्रोफी में कहीं पढ़ा था इसका जिक्र कि डाइजेस्ट करते हैं सारा कुछ, तो जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है वियर टियर. अभी देखते हैं क्या होता है. Residual bodies. These are the residual bodies. Very good. So what is it? It is accumulation of pigment, but this is an endogenous pigment. It is age related pigment. ये aging के अंदर आता है. आपको अब जितने pigments हैं उनका आपको कलर आना चाहिए, उनका आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से. जैसे लाइपोफ्यूसिन is an aging pigment. It's a wear tear pigment. And its color is yellow brown. It's a yellow brown pigment which accumulates in the dead and dying cells, and they give you a telltale story. एक कहानी सुनाते हैं कि कभी पीछे इसको इंजरी हुई होगी. So these are the facts. ये आपको एक एक लफ्ज आना चाहिए. It's a wear tear pigment which means कि it is associated with aging process. Number 2, it tells you a story कि कभी इस जगह के ऊपर फ्री रेडिकल इंजरी हुई थी. अगर आपको धुआं निकलता नजर आ रहा होता है तो आप क्या बता सकते हो? कि यहाँ पे आग लगी. हाँ, आपको ये नजर नहीं आती कि अभी इंजरी हुई है, लेकिन अगर आपको धुआं नजर आ रहा है आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कभी आग लगी थी कुछ अरसा पहले. So it is a sign of free radical injury and lipid peroxidation. 2 points हो गए. You should be knowing the color. It is yellow brown in color.
And what is the location? Let's see. So it is a yellow-brown pigment, which is as a result of reactive oxygen species या lipid peroxidation जो होती है, free radical injury की वजह से होती है. It is present in the cytoplasm next to the nucleus. ठीक है? So lipofuscin number 1, it's a wear tear pigment. Number 2, it is a sign of previous free radical injury. Number 3, it is yellow brown in color. Number 4, its location in the cell is in the cytoplasm and it is perinuclear. Nuclear के इर्द गिर्द आपको नजर आ. ठीक है? और what are the sites? Heart and liver. बेटा जिस वक्त भी आपको MCQ देंगे ना, तो वो आपको सिनेरियो में वो ऑर्गन देंगे. So आपको उसी से क्लू मिल जाना चाहिए. So heart and liver, they are the 2 organs. ये कौन सा मसल है? It's a cardiac muscle. It's a striated muscle. Striated muscle. This is a cardiac muscle. इधर आपको कहीं नजर आ रहा है कि wear tear इंजरी हुई भी है? Yes, ma'am. कहाँ पे? Yes, ma'am. न्यूक्लियस का जो सबसे ऊपर है ब्राउन Light brown yellow. So what is the location? It's a golden yellow, it's a golden brown pigment or yellow brown pigment. Yellow brown ज्यादा कहते हैं. ठीक है? It is in the cytoplasm perinuclear location. It shows कि इसको इंजरी हुई थी. इधर कोई इंजरी हुई थी. Cell survived that injury. लेकिन यहाँ पे इंजरी हुई थी. ठीक है बेटा? So cardiac muscle is one example, and these are hepatocytes. These are hepatocytes. इसमें भी आपको ये इंजरी नजर आ रही. ठीक है? So lipofuscin जो है, it occurs in the striated cardiac muscle and in the liver. So let's revise lipofuscin. Number 1, what is it? It's a क्या होता है बेटा? wear tear pigment. सबसे पहले it's an endogenous pigment. It's an endogenous pigment. Number 2, it's a wear tear pigment. Number associated with aging, malnutrition, जहाँ पे भी सेल को कोई free radical injury हो रही है. Number 3, it tells you that the cell had some sort of free radical injury earlier. ठीक है? और कलर इसका क्या होता है? येलो ब्राउन. साइट इसकी क्या होती है? Cytoplasm. Cytoplasm perinuclear. Very, very good. And examples are the cardiac muscle, Heart and liver. MCQ, and liver hepatocytes. The other endogenous pigment is melanin. नाम तो सुना होगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ होता है? Where do you find melanin in our body? Pigment. Hair में. Skin में. ठीक है? Pigment और layer of melanin- retina and skin. शाबाश. और इसमें बेटा पूरी एक रेंज ऑफ कलर है. ठीक है? मेलानिन it can be dark brown like this. So जितना मेलानिन ज्यादा होगा उतना डार्क कलर होगा, जितना मेलानिन कम होगा उतना लाइटर शेड टोन होगा. ठीक है? Us Asians, we have relatively more melanin pigment in our skin. और जो वेस्ट के लोग हैं, they have very few melanocytes in the skin, इसलिए वो बहुत fair skinned होती है. So melanin, ठीक है? It's a range of color. जितना ज्यादा मेलानिन होगा बेटा उतना कलर डार्क होगा, जितना लाइट होगा आप सबको पता है इस चीज का. फ्रेकल्स, ये भी मेलानिन पिगमेंटेशन होती है. ये गोरों में ज्यादा होती है इसलिए बिकॉज दे गेट मोर इंजरी टू अल्ट्रावायलेट लाइट. बिकॉज ये एक नुकसान भी है और फायदा भी है. ठीक है, कंप्लेक्शन जरा थोड़ा सा डार्कर लगता है, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट यूवी लाइट. ठीक है? सो देखो, अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन ऑन द स्किन. माइकल जैक्सन ने डीपिगमेंटेशन करा ली थी. मेलानिन उसका ज्यादा था, मेलानिन कम कराई, डीपिगमेंटेशन कराई. सो कुछ कहते हैं इसको विटिलाइगो था, कुछ कहते हैं कि ही वाज अ लिटिल मोर कॉन्शियस अबाउट हिज कंप्लेक्शन. सो इस वजह से, सो ये डीपिगमेंटेशन की वजह से इसका ये हो गया. सो व्हाट इज मेलानिन एक्चुअली? मेलानिन इज एक्चुअली अ पिगमेंट that is an endogenously हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है. दैट्स अ पिगमेंट. और इसकी वजह से क्या होता है? complexion darker complexion वगैरह होते हैं. And melanin is actually melanin is a pigment. और एक और चीज होती है हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होती है, which is called homogenistic acid.
which is also produced as a breakdown of tyrosine. वो भी पिगमेंट करता है कलर. आप लोगों ने कभी एल्केप्टोन यूरिया या ये चीजें देखी है, पढ़ा है इनके बारे में? ठीक है, इसकी बेटा पिगमेंटेशन हो जाती है हैंड्स में, नेल्स में, पता है ना आपको इस चीज का. तो जस्ट आपने ये एग्जांपल्स याद रखनी है कि मेलानिन पिगमेंट उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि एंडोजेनस पिगमेंट्स ऑफ आवर बॉडी आर लाइपोफ्यूसिन, मेलानिन. और मेलानिन जो है वो मेलानिन इटसेल्फ भी और उसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स भी एट टाइम्स जो है जब एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं बॉडी में होमोजेनिस्टिक एसिड, इट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ एल-कैप्टोन यूरिन. ठीक है. सो द थर्ड पिगमेंट इज हीमोसिड्रोसिस. हीमोसिड्रिन का नाम सुना हुआ है? इट्स एन एंडोजेनस पिगमेंट. कैसे बनता है? मैम आयरन एक्सेस की वजह से. शाबाश बेटा. जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन करती है, वी हैव हीम एंड वी हैव आयरन कंटेंट एंड वी हैव बिलीवर्डिन कंपोनेंट. सो जो आयरन कंपोनेंट होता है ना, जब ये बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, इट बिकम्स इनसॉल्युबल एंड इट स्टार्ट्स सेटलिंग. फिर वो सॉल्युबल नहीं रहता, इनसॉल्युबल रहता है और नजर आने लग जाता है. ये सब पिगमेंट का ओरिजिन इज डिफरेंट, लेकिन ये आपको इनसॉल्युबल फॉर्म में नजर आते हैं. And what is this? This is hemosidrin. Again, these are the hepatocytes. ये hepatocytes में ज्यादा होता है. और इसका कलर कौन सा होता है? It is again golden, yellow, brown. Pigment ये सारे एक तरह के लगते हैं. You cannot make out ये कौन सा pigment है just by looking at it on H&E. आपको तब पता चलेगा जब आप special stains कराएंगे. So it looks just like melanin at times, just like lipofuscin. जी बिल्कुल. लेकिन असल में ये क्या पिगमेंट है? This is hemosidrin. और हमें पता कैसे चलता है hemosidrin है? क्योंकि हम एक स्टेन कराते हैं which is called Prussian blue iron stain. MCQ. ये Prussian blue stain का नाम आपको आना चाहिए. This is the stain which identifies hemosidrin. ठीक है. ये मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी है, जो आप लोगों ने नहीं की भी वो नेट पे से देखकर आपने उसमें फिल करनी है. We'll discuss it later on. ठीक है. So basically hemosidrin क्या है? It is a degradation product which is of hemoglobin. कहीं पे भी अगर आयरन का ओवरलोड ज्यादा होता है तो वो इनसॉल्युबल हो जाता है. बेटा आप लोग अपने वीडियो ऑन दी कोई बच्चे. पर्शियन ब्लू था. Prussian blue जी बेटा. ठीक है. सो आप लोगों को बेटा पिगमेंट्स H&D में ये सब कोई गोल्डन ब्राउन, अभी ये देख रहे हो ना आप, कोई गोल्डन ब्राउन, कोई येलो ब्राउन, कोई ब्राउन ब्लैक. सो याद रखो, अगर हम इन पिगमेंट्स को करें, हम 3 पिगमेंट्स को जरा कंपेयर कर लो मेरे साथ. नंबर 1 लाइपोफ्यूसिन. कलर बताओ. येलो ब्राउन. मेलानिन का कलर बताओ. ब्राउन ब्लैक. ठीक है. हीमोसिड्रिन का कलर बताओ. येलो ब्राउन. हाँ, या गोल्डन ब्राउन. गोल्डन इसमें ऐड कर देना ताकि आपको येलो से डिफरेंशिएट हो. आप समझ रहे हो? कलर इन सबके एक है. नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेप. इन तीनों चीजों में आप मुझे ये बताएं कि कौन सा स्टेन इनको लेगा. हीमोसिड्रिन को कौन सा स्टेन हाईलाइट करेगा? Prussian ब्लू कलर दे देगा. Prussian ब्लू स्टेन. ठीक है. मेलानिन को कौन सा करेगा? नेट पे सर्च करो कौन सा करेगा. MCQ है ये भी बेटा. देखते हैं कौन पहले करता है. मैम मेलानिन स्टेन. नहीं, मेलानिन नहीं है. मेलानिन स्टेन एक होता है सुडान ब्लैक. दैट इज सुडान ब्लैक. ठीक है. मेलानिन वो हम करते हैं, लेकिन हम सुडान ब्लैक इज द स्टेन विच जो कि एक वो यूज होता है. ठीक है. सो इसमें आपने लिखना है सुडान ब्लैक. ठीक है. और कार्बन के लिए अब देखो कौन सा स्टेन होता है. I don't think there is any stain for carbon. मैम नहीं है कोई भी नहीं. हाँ चेक. मेरा नहीं ख्याल. आपको इन दोनों के याद होनी चाहिए. कौन सा कार्बन का तो वैसे ब्लैक.
कार्बन पे नहीं होता बेटा, कार्बन पे स्टेन नहीं होता यूजुअली। सॉरी क्या होता है बेटा? जनरली ब्लैक होता है कार्बन, लेकिन वैसे ऐसा जिसका कोई स्टेन तो नहीं है। नहीं 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 बेटा, ये सब कलर्स में कार्बन भी ब्लैक ब्राउनिश सा ही होता है बेटा, ब्लैकिश, ज्यादा मोर टुवर्ड्स ब्लैक, लेकिन जैसे मेलानिन नहीं होता बेटा उसी तरह का। सो हमें एचएनडी पे पता नहीं चलता, सो हम उसका स्टेन नहीं करेंगे। बस ये याद रखो कि हमने उसके लिए करना है, हीमोसिड्रिन के लिए प्रशियन ब्लू और सुडान ब्लैक याद रखो मेलानिन से। मेलानिन भी तो ब्लैक होता है ना, ठीक है। सो हमने ब्लैक करना है फॉर मेलानिन, एंडोजेनस पिगमेंट्स के लिए, ठीक है। सॉरी बेटा, लाइपोफ्यूसिन का कौन सा हो? लाइपोफ्यूसिन का आई डोंट थिंक सो कोई होता है, आप चेक कर लो, मेरा नहीं ख्याल। मैं आपको बेटा ये वो चीजें बता रही हूँ जो एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। दे आर नॉट रिटन इन योर बुक, लेकिन ये एमसीक्यूज आते हैं और ये आए हुए हैं पहले इन पे एमसीक्यूज, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये कराया है, ठीक है। अब आपने हीमोसिड्रिन भी, अब अगर लाइपोफ्यूसिन का कोई क्वेश्चन आपसे आएगा तो सिनेरियो आपको ओल्ड पेशेंट, हार्ट प्रॉब्लम, अटॉप्सी हो गई है, सडन डेथ हो गई है, अटॉप्सी हुआ है तो उसके हार्ट में पिगमेंट नजर आया है, सो आपका आंसर क्या होगा? लाइपोफ्यूसिन, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक पेशेंट आए कि एक पेशेंट है उसको फ्रेकल्स हो गए हैं, या एक पेशेंट है उसको स्किन का कैंसर है ब्लैक कलर, तो वो क्या होगा? मेलानिन, शाबाश, स्किन इज द क्लू, उधर हार्ट इज द क्लू, ठीक है। और देखो आयरन जो है ना वो पिगमेंट, हीमोसिड्रिन और लाइपोफ्यूसिन दोनों लिवर में सेटल होते हैं। सो आपने ये डिसाइड करना है कि आंसर में मैंने लाइपोफ्यूसिन लिखना है कि हीमोसिड्रिन, क्या पता वो आपको क्लू दे दे कि द पिगमेंट स्टेन्स या टेक्स अप प्रशियन ब्लू या इज हाइलाइटेड बाय प्रशियन ब्लू स्टेन। सो आपको पता चल जाएगा ये लाइपोफ्यूसिन नहीं मांग रहे, दे आर आस्किंग अबाउट हीमोसिड्रिन। दूसरी आपको क्लू ये मिलेगा कि आपको इंजरी की इतनी हिस्ट्री नहीं होगी, यू विल हैव अ हिस्ट्री ऑफ सिस्टेमिक ओवरलोड ऑफ आयरन, जैसे मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स, एमसीक्यू 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 सिनेरियो, एमसीक्यू में मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स आती हैं, पेशेंट को थैलेसीमिया था, पेशेंट को फलां था, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स थी, सो द आंसर इज hemosidrosis. ठीक है, hemosidrosis is because of any reason accumulation of iron, and hemochromatosis is a condition जिसमें there is an inborn error, genetic based. So वो hemochromatosis करते हैं। थक गए मेरे बच्चे? रिदा, you're tired? Yes, है ना, थक गए हो आप लोग? चलो let's stop here. हमारा टाइम हो गया बेटा? Yes ma'am. yes ma'am. भाई बच्चों मुझे बता दिया करो, आई एम सॉरी, मेरे पास एक्चुअली वॉच नहीं थी, आई कुडंट मेक आउट। मैं तो तुम लोगों के चेहरों पे थकावट देख के मुझे पता चले, ठीक है। सो मैं आप लोगों को बेटा आप लोगों को मैं असाइनमेंट एलएमएस पे करूंगी, उसको कीजिएगा, और जो लास्ट हमारा लेक्चर होगा उस पे मैं सिर्फ आपसे एमसीक्यूज पूछूंगी ताकि हमारा पूरा चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेड रिवाइज हो जाए। विल डू इन द लास्ट लेक्चर, विल ओनली डू द एससीक्यूज एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो यूएचएस के पास्ट पेपर क्वेश्चंस, and we'll do the MCQs. ठीक है बेटा? Thank you very very much, and my apologies बेटा, टाइम ज्यादा ले लिया, प्लीज आप लोग मुझे बता दिया करो जब टाइम हो जाता है। Thank you for staying with me, thank you for your patience बेटा। अल्लाह हाफिज, stay blessed, stay safe.